हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कुछ स्कूल ऑफ थॉट के बारे में। तो चलिए, जो मेरा पहला थॉट्स है फिजियोक्रेसी। ठीक है, तो गाइस फिजियोक्रेसी जो है ये 18 सेंचुरी 1700 से 1800 के बीच में, जो कि फ्रेंच इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये बिलीव करते थे कि वेल्थ ऑफ नेशन जो है ड्राइव होती है किससे, लैंड से। विदाउट लैंड जो है हम या फिर कोई भी नेशन जो है वेल्थ नहीं बन सकता है, अकॉर्डिंग टू द फिजियोक्रेसी थॉट। ठीक है, कि भाई लैंड होनी चाहिए, लैंड एग्रीकल्चर, लैंड डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट शुड बी हाईली प्राइज्ड। ठीक है, तो अगर किसी भी नेशंस पे अगर वो लैंड पे ज़्यादा ध्यान देता है, अगर वो एग्रीकल्चर्स पे ज़्यादा ध्यान देता है, तो उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट है ना, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल करो और इसका प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दो। ठीक है, तो जब अगर आप प्राइसेस बढ़ा देंगे तो फिर आपका क्या बन जाएगा, रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर आप वेल्दी कंट्री बन जाओगे। ठीक है, तो फिजियोक्रेसी का ये बिलीव्ड था, इसका ये थॉट था कि अगर किसी भी नेशन को वेल्थ बनना है तो अपने लैंड पे ध्यान दो, अपने एग्रीकल्चर्स को डेवलप करो और उससे जो प्रोडक्ट जो बनेगी उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप प्राइस चार्ज करो। फिर जो आपकी रेवेन्यू जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और फिर आप रिच जो है हो जाएंगे। ठीक है, ये फिजियोक्रेसी का जो है मानना था। एम्फेसाइज ऑन अ प्रोडक्टिव वर्क्स, लेबर एज द सोर्स ऑफ द नेशनल वेल्थ। तो गाइस, तो लैंड जो है, तो लैंड में कौन काम करता है, लेबर। ठीक है, तो इन्होंने इसलिए लेबर पे ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, कि लेबर एज द सोर्स ऑफ द नेशनल वेल्थ। अर्लियर जो मर्केंटलिज्म थे उन्होंने किस चीज पे फोकस कर रखा था कि नहीं, रूरल वेल्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ गोल्ड और द बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो इसका ये थॉट था। लेकिन जो फिजियोक्रेसी था, इन्होंने सिर्फ लेबर पे बात की कि हमको जो है एग्रीकल्चर पे जो है ज़्यादा ध्यान देना है और इससे जो प्रोडक्ट बनेगी उसको बाहर सेल करना है। तो उस प्रोडक्ट को बना कौन रही है, लेबर। ठीक है, तो लेबर को जो है इन्होंने ज़्यादा एम्फेसाइज किया और उसको प्रोडक्टिव होना चाहिए लेबर को। और जब लेबर अगर हमारी अगर प्रोडक्टिव होगी तो फिर जो है सोर्स ऑफ मीन्स द नेशनल वेल्थ जो है फिर क्रिएट हो जाएगी। ओके। ओके, अगर मैं बात करूं कि जो मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट इन कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन वाज रियली ओनली द रेंट ऑब्टेन बाय द ओनर ऑफ द लैंड ऑन विच द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज टेकिंग प्लेस। सपोज कि अगर अकॉर्डिंग टू द फिजियोक्रेसी अगर मैं जाऊं, ठीक है, अगर सपोज कि वह नेशन है जो कि कैपिटलिस्ट पे बिलीव रखता है, तो यहाँ पे यहाँ पे जो है फिजियोक्रेसी कैसे वैलिड होगा, तो अकॉर्डिंग टू द फिजियोक्रेसी उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो आप वहाँ पे एक काम करो कि जो भी आपके पास लैंड है ना, तो उस लैंड से आप रेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लो। ठीक है, रेंट ऑब्टेन बाय द ओनर ऑफ द लैंड ऑन विच द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज टेकिंग प्लेस। तो रेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा लो और फिर जब आप रेंट ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो फिर आपके पास रेवेन्यू होगी। ठीक है, तो फिर आपके पास प्रॉफिट होगा फॉर द कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो गाइस सिंपल सा कहना फिजियोक्रेसी का ये है कि अगर किसी भी इकोनॉमी को रिच बनना है, वेल्थियर अगर बनना है, तो अपने लैंड पे ध्यान दे, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस पे ध्यान दे, और वो एग्रीकल्चर को जो है कौन प्रोड्यूस करता है, दैट इज हु, फार्मर, लेबरर। तो इसलिए लेबर को जो प्रोडक्टिव होना ज़रूरी है। अगर लेबर अगर प्रोडक्टिव होगी तो उससे जो सामान जो बनेगी मार्केट में जो बिकेगी उस सामान का दाम बढ़ा दो। और जब सामान के जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कि रिच हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब अगर सामान बढ़ने लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करेंगे बाहर, तो इस पर जो है ना प्राइसेस बढ़ा दो। तो जब आप अगर प्राइसेस बढ़ा दोगे तो क्या हो, तो आपका वेल्थ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। ये इसका मानना था। तो फिर इन्होंने एक क्वेश्चन किया कैपिटलिस्ट से कि ठीक है, कैपिटलिस्ट में कैसे ये वैलिड होगा, तो कैपिटलिस्ट पे वैलिड होगा कि आप रेंट लगाओ ना, आप जो लैंड है, जो भी ज़मीन है उस पर रेंट लगाओ। ठीक है, और उस रेंट से जो है आप वेल्थियर बनोगे क्योंकि आपको वहाँ से प्रॉफिट मिलेगा फॉर द कैपिटलिस्ट। ओके। ओके, अब हम लोग गाइस बात करते हैं मर्केंटिलिज्म्स पे। मर्केंटिलिज्म्स थॉट एसोसिएटेड विद द रूल ऑफ द नेशन स्टेट इन यूरोप। ओके, यूरोप से जो स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी में।
ठीक है। तो मर्केंटिलिज्म गाइस किस चीज पे बिलीव करता था? बिलियनिज्म। अ बिलीव दैट द वेल्थ एंड द पावर ऑफ ए नेशन वर डिटरमाइंड बाय इट्स स्टॉक और द प्रीसियस मेटल। कि सपोज दिस इज इंडिया, तो जितना ज्यादा वेल्थ होगा, ठीक है, जितनी ज्यादा हमारे प्रीसियस मेटल का स्टॉक होगा, उतना ही ये कंट्री रिच होगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। और ये मर्केंटिलिज्म का बिलीव था। मर्केंटिलिज्म जो है किस चीज पे बिलीव करता था? रूल ऑफ नेशन स्टेट। कहाँ पे? यूरोप से स्टार्ट हुई थी 16-17 सेंचुरी के टाइम में। और मर्केंटिलिज्म क्या बिलीव करता था कि किसी भी नेशन पे जो है उसका स्टॉक्स होना चाहिए। किस चीज का? मेटल का स्टॉक्स। ओके। दूसरा पॉइंट जो ये बिलीव करता था कि need for a state action to direct the development for the capitalist system to reduce the consumption of imported goods. Okay, मतलब कि state actions होनी चाहिए, need for the action state action to direct the development of the capitalist system. अगर किसी भी कैपिटलिस्ट सिस्टम को अगर डेवलप करना है तो स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए, स्टेट के इंटरवेंशन होनी चाहिए। विदाउट इंटरवेंशन जो है फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है फिर हम लोग क्या कर लेंगे? इम्पोर्ट कर लेंगे। तो कहीं पे हम लोग रिड्यूस करेंगे ना इम्पोर्ट। जब गवर्नमेंट अगर आए रहेगा इकोनॉमी में तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगा कि इम्पोर्ट को कम कर देगा ना एज ए टैक्स के तौर पे। ठीक है, तो स्टेट के इंटरवेंशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मर्केंटिलिज्म। ओके। स्टेट एक्शन इंश्योर मार्केट एग्जिस्ट फॉर ऑल गुड्स प्रोड्यूस। इसीलिए जो स्टेट एक्शन बहुत ही जरूरी है फॉर ऑल द गुड्स दैट वर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। ठीक है, ओके। इसीलिए जो है सिक्योर एक्सेस एक्सपोर्ट ओवर द इंपोर्ट टू अर्न अ गोल्ड एंड सिल्वर थ्रू द ट्रेड। मेथड यूज, क्या क्या मेथड यूज होनी चाहिए ताकि जो है मेरा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सके और इंपोर्ट कम हो सके। तो आप एक्सपोर्ट सब्सिडीज देना चालू करो, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाओ, डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज टू प्रोवाइड द एक्सपोर्ट मार्केट्स। ऐसी कॉलोनी सपोज कि ये इंडिया है और सपोज कि साउथ इंडिया से जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होती है, तो यार इस एरिया पे सब्सिडीज दो ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो और फिर जो है मेटल डॉलर्स वगैरह जो फिर नेशन को जो है मिलेगी। ठीक है। तो मर्केंटलिज्म पॉलिसीज ऑफ ब्रिटेन इन यूएसए लेडिंग टू अ बॉस्टन टी पार्टी एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इसी के कारण जो है यहाँ पे अमेरिकन रेवोल्यूशन और बॉस्टन टी पार्टी जो है लीडिंग हुआ था। ओके, ओके, ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्लासिकल मॉडल के बारे में। ठीक है, तो क्लासिकल मॉडल में गाइस कौन कौन से इकोनॉमिस्ट आता है? एडम स्मिथ आता है, जो कि वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने लिखी थी 1776 में। डेविड रिकार्डो, इन्होंने कौन सी लिखी थी बुक? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1817। उसी तरह से जेएस मिल, जो कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी थी 1848 में। और जेएस मिल का ही सेम था, डेविड रिकार्डो और जेएस मिल का दोनों बुक सेम था, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और इसका भी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, बस थोड़ी सी डिफरेंस ये थी कि जेएस मिल का बेस्ड किस पे था? यूटिलिटेरियन पे बेस्ड था। ओके, तो ये कुछ नाम है जो कि इकोनॉमिस्ट के क्लासिकल। अब मैं बात करता हूँ कि कुछ इकोनॉमिस्ट जो कि न्यू क्लासिकल के थे। न्यू क्लासिकल के क्या थे? अल्फ्रेड मार्शल और एसी पिगोयू। अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी बुक लिखी थी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1920। और एसी पिगोयू जो है थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 1933। ओके, तो गाइस क्लासिकल थ्योरी को पढ़ने से पहले इन्होंने कुछ एजम्पशन ले रखी है। ठीक है, तो पहले इस एजम्पशन को डिस्कस करते हैं कि क्या एजम्पशन ले रखी है। सबसे पहला एजम्पशन इन्होंने कहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एट एनी टाइम was a point of full employment or a point when actual output was equal to the potential output. इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल एजम्पशन कि अगर आप किसी भी नेशन को उठाओ ना, वो ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रहता है, ऑलवेज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी अगर सपोज कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली एक एडजस्टिंग मैकेनिज्म है कि फिर वो
जो है कुछ दिन बाद जो फिर ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। इसका ये मानना था, दैट इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि इकोनॉमी में जो है ऑलवेज एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जितना हमारा आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट जो है वो रियलाइज्ड हो जाता है पोटेंशियल आउटपुट से। मतलब कि सपोज कि मेरा पोटेंशियल जो है, अगर 100 टन राइस प्रोड्यूस करने का मेरा ये है, लाइक सपोज कि शक्ति है कि भैया मैं 100 जो है मैं कर सकता हूँ, तो आपका ये एक्चुअल भी होना चाहिए कि मैं, हाँ मैं इतना प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मेरा इतना पोटेंशियल है। ठीक है, तो अब ये मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोला जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल एजम्पशन। ओके। दूसरा गाइस इसका मानना ये था कि सेज लॉज, सेज लॉज क्या था कि जो सप्लाई जो है क्रिएट इट्स ऑन डिमांड। ठीक है, अगर आप सप्लाई अगर रहेगा, सप्लाई कौन करता है, फर्म, और इधर रहेगा हाउस होल्ड, तो ये जितने भी सप्लाई, सपोज कि ये कुछ यूनिट ऑफ फूड्स जो ये कुछ प्रोड्यूस किया, तो ये जो हाउस होल्ड है ना, ये सारे गुड्स को जो ये खरीद लेगा, सारा सारा गुड्स को खरीद लेगा। ठीक है, तो अगर सप्लाई अगर होगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्लासिकल का एक मानना था। ठीक है, supply of the goods produced creates demand for its equal to its own value with the result that the problem of a general overproduction does not occur। तो इसीलिए जो है अब यहाँ पे ना ही मेरा ओवर प्रोडक्शन हो सकता है, ना ही जो है मेरा अंडर प्रोडक्शन हो सकता है, कुछ नहीं। मतलब कि फर्म ने जितना सप्लाई किया वो सारा का सारा जो है मेरा हाउस होल्ड जो उसको कंज्यूम कर लेगा। मतलब अब मेरा कोई भी सामान वेस्ट नहीं हुआ, ना ही मेरा ओवर प्रोडक्शन हुआ, ना ही मेरा अंडर यूटिलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो दूसरा एजम्पशन ये था किसका, क्लासिकल का, कि पहला क्या था कि अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर देखें तो नेशन जो है ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रहता है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या था कि अगर मेरा 100 कुंटल राइस अगर मेरा प्रोड्यूस करने का क्षमता था तो मैं उतना एक्चुअल कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि पोटेंशियल इज इक्वल टू एक्चुअल, पहला। दूसरा क्या था कि ठीक है, अगर मैं सपोज कि मैं इस पोजीशन पे 100 कुंटल मैंने प्रोड्यूस किया, तो इस 100 कुंटल राइस जो है ना सारे हाउस होल्ड है उसको खरीद लेगा, मतलब एक भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जो कि हम लोग सेज लॉज के नाम से जाना जाता है। या तीसरा गाइस इन्होंने कहा कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि एक परफेक्ट फ्लेक्सिबल होता है वेज और प्राइस के बीच में। मतलब क्या है इसका, कि वर्कर हु डू नॉट वांट टू वर्क एट अ लोअर वेज एंड thus remain unemployed are only the voluntarily unemployed but involuntary unemployed does not exist। guys, इसका जो थर्ड assumption था क्लासिकल का, इन्होंने ये कहा कि किसी भी अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल अगर मैं बात करूं तो किसी भी नेशन पे जो है वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है बट इनवॉलेंट्री कभी नहीं हो सकता है। वॉलेंटरीली का मतलब ये है कि सपोज कि मैं हूँ और मुझे जो है वेज सपोज कि बहुत कम मिल रहा है, तो मैं कम मिलने के कारण मैं उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो अब ये जो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ ना, तो इसको अब मैं बोला जाए कि मैं वॉलेंटरीली मतलब मेरी इच्छा से अब मैं काम नहीं कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जो मेरा वेज जो है कम हो गया। लेकिन इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट उसको बोलते हैं कि मुझे काम मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, एट किसी भी वेज पे, तो उसको बोलते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड ही पॉसिबल हो सकता है क्लासिकल के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्यों, और ये क्यों होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, क्योंकि वेज में जो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल आ जाता है। मतलब कि कभी अगर वेज अगर सपोज कि मेरा इक्विलिब्रियम वेज था पी नॉट, अब मेरा ये घट के जो है पी वन आ गया। ठीक है, डिमांड सप्लाई में कुछ फ्लैक्चुएशन हुआ तो मेरा घट के पी वन आ गया। ठीक है, और जब प्राइसेस घट गया तो सपोज कि अगर मैं किसी फर्म फैक्ट्री में अगर काम कर रहा था तो मेरा वेज भी जो है घटा दिया गया। तो अब मैं चाहूँगा कि नहीं यार अब मैं काम नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मेरा वेज घट गया है। मेरे पास जॉब करने का ऑप्शन है बट अब मैं वेज घटने के कारण जो मेरा फ्लैक्सिबल हुआ वेज में, उसके कारण अब मैं जो है काम नहीं करना चाहता हूँ। तो इसी को बोलते हैं वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, और इससे जो अनएम्प्लॉयड क्रिएट होती है इसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंटरली। और इनवॉलेंटरली जो है पॉसिबल नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल एजम्पशन। ठीक है,
इसी तरह से देख, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लिखा है कि अगर वेज कम होगा तो लोग काम नहीं करेंगे, और काम जब नहीं करेंगे तो उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी उसको हम बोलते हैं वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, और ये क्यों होता है? क्योंकि फ्लेक्सिबल हैपेंड होता है, ठीक है, इसीलिए। ओके, चौथा एजम्पशन गाइस, क्लासिकल का हम लोग देखते हैं कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट अबाउट द मार्केट प्राइसेस। मतलब सपोज कि ये हाउस होल्ड है, ये फर्म है। अगर मैं टू सेक्टर वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ, तो जो हाउस होल्ड है ना, और जो फर्म्स है, फर्म्स के पास जितने भी प्रोडक्ट है और जितने भी हाउस होल्ड है ना, इसको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि भाई इसका प्राइस कितना है। परफेक्ट नॉलेज है हर एक प्रोडक्ट के बारे में। परफेक्ट नॉलेज मतलब असिमेट्रिक वाली चीज़ें कुछ नहीं है, हर चीज़ सिमेट्रिक है। ओके, ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट अबाउट द मार्केट प्राइस, हर किसी को पता है हर एक प्रोडक्ट का बारे में कि भाई ये प्रोडक्ट कैसी है, गुड क्वालिटीज़ है, बैड क्वालिटीज़ है, प्राइसेस कितनी है, ऑल द फैक्टर्स द कंज्यूमर नो। ओके, सो परफेक्ट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। क्लासिकल का चौथा एजम्पशन है ये। पांचवा क्या था कि सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसी। सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसी का मतलब ये हो गया कि फ्री मार्केट, कि मार्केट जो है फ्री होना चाहिए। गाइस, मर्केंटलिज्म्स में क्या था कि स्टेट कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेट नहीं रहेगी तो फिर अगर कैपिटलिस्ट अगर रहा उस कंट्री में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इंपोर्ट करने लगेंगे या फिर एक्सपोर्ट करने लगेंगे, तो कोई रेगुलेशन नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो मतलब स्टेट की कंट्रोल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मर्केंटलिज्म। बट क्लासिकल ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि स्टेट की कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, नो स्टेट कंट्रोल। और सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसी का मतलब ये है कि अगर जब मेरा मार्केट फ्री रहा, ठीक है, तो अगर कोई नेशन का अगर सपोज इक्विलिब्रियम पोजीशन मेरा ये है, अगर ये घट के अगर नीचे आ गया ना, तो फिर कुछ टाइम में फिर ऑटोमेटिकली जो है फिर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। दैट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसी ऑफ द इकोनॉमी, ये क्लासिकल का मानना था। एंड emphasize on a real factor in determining the wealth of nations। और इन्होंने रियल फैक्टर के बारे में जो है इन्होंने ज़्यादा बातें की। ठीक है, इन्होंने नॉमिनल चीज़ों पे उन्होंने इतना फोकस नहीं किया, रियल एनालिसिस पे, रियल फैक्टर्स पे जो इन्होंने ज़्यादा काम किया, कि रियल फैक्टर्स ही जो है डिटरमाइंड करता है हमारे वेल्थ ऑफ नेशंस का। ठीक है, ओके। लेकिन गाइस, मैंने आपको बताया कि जो क्लासिकल है वो रियल चीज़ों पे जो है ज़्यादा फोकस करता है। ओके, जो कि इसका पांचवा एजम्पशन था। लेकिन एक चीज़ गाइस आता है जिसको मैं बोलता हूँ क्लासिकल डायकोटोमी। क्लासिकल डायकोटोमी क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्लासिकल का मानना था, उन्होंने रियल चीज़ों पे ज़्यादा जो है फोकस किया। ठीक है, नॉमिनल चीज़ों उस पर उतना नहीं। जैसे रियल चीज़ें क्या हो गया, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, ये रियल चीज़ें हैं, कैपिटल फॉर्मेशंस। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट जो है डिपेंड करती है हमारी प्रोडक्टिविटी पे, कि भाई प्रोडक्टिविटी जितना ज़्यादा होगी, इंटरेस्ट रेट उसी के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड होगा। बट इन्होंने नॉमिनल चीज़ों को जो है कुछ नहीं बोला कि भाई नॉमिनल चीज़ नहीं हो सकता कुछ। सपोज मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको इस एग्जांपल से बेटर समझ आएगी। ओके, सपोज कि टू सेक्टर वर्ल्ड है। ओके, दिस इज टू सेक्टर वर्ल्ड। सपोज दिस इज फर्म, दिस इज हाउस होल्ड, दिस इज फर्म, दिस इज हाउस होल्ड। ओके, तो गाइस फर्म ने जो भी चीज़ें प्रोड्यूस किया, हाउस होल्ड जो उसको खरीद लेगा। ओके, ओके, गाइस हाउस होल्ड जो इसको खरीदेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। तो इन्होंने बोला ना कि मनी सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है गुड्स का, अदरवाइज मनी का कोई रोल नहीं है। मनी सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन के काम आता है और कुछ भी नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। ठीक है, सिर्फ मनी जो है ट्रांजैक्शन का काम आता है, और क्लासिक और जो है इसका कोई रोल नहीं है। बट गाइस, अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे अपने नेशन की अगर जीडीपी निकालनी है, तो जीडीपी गाइस प्राइस इनटू वाई, कितनी क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो प्राइस गाइस क्या है, मेरा नॉमिनल फैक्टर है ना। हम्म, तो जब नॉमिनल फैक्टर्स नहीं होगा तो फिर हम जीडीपी को तो फिर कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। बट क्लासिकल ने क्या, उन्होंने काफ़ी रियल चीज़ों पे बात किया। इन्होंने नॉमिनल चीज़ों पे जो इन्होंने बात ही नहीं किया कि भाई नॉमिनल चीज़ें एग्जिस्ट
मतलब सिर्फ वो ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है और उसके बाद उसका कोई रोल नहीं है। बट आप खुद सोचो कि अगर आपको जीडीपी निकालनी है तो पी इंटू वाई, ठीक है, कितनी वैल्यूज़ होंगे उस प्रोडक्ट के, तो नॉमिनल चीज़ें आ रही ना गाइज। तो यही एक कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में, कॉन्ट्रडिक्शन। इन्होंने रियल चीज़ों पे बात की, बट अगर मैं नॉमिनल के साथ इसको अगर मैं टकराऊँ तो ये फिर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, मतलब ये डायकोटॉमी है, ठीक है। तो इसलिए मैं गाइज यहाँ पे लिखा भी हूँ कि मनी इज अ वेल डिटरमाइनिंग the nominal values by which the quantities are measured, but monetary factor do not play a role in determining these real quantities, ठीक है। मनी का कोई रोल नहीं है, मनी सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आपको नॉमिनल, अगर आपको कंट्री के जीडीपी निकालना है तो आपको नॉमिनल चीज़ें चाहिए, विदाउट नॉमिनल चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया यहाँ पे क्लासिकल का रियल चीज़ें फैक्टर्स और नॉमिनल चीज़ें के फैक्टर्स के साथ जब मैं अगर टकराऊंगा तो इसीलिए जो है क्लासिकल ने एम्फेसाइज किया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ द रियल फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कि अगर मुझे किसी भी नेशन की अगर वेल्थ को अगर डिटरमाइन करना है तो हम रियल फैक्टर से निकाल सकते हैं, बट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे वेल्थ ऑफ नेशन अगर निकालना है दैट इज पी इंटू वाई, और वाई मेरा प्राइस है जो कि नॉमिनल फैक्टर है, ठीक है, तभी तो हम वेल्थ ऑफ नेशन निकाल सकते हैं ना, किसी भी कंट्री का कि भाई कितना वेल्थ है। बट क्लासिकल ने क्या बोला कि नहीं, हम रियल फैक्टर्स पे, रियल फैक्टर ही जो है डिसाइड करता है किसी भी वेल्थ, किसी भी कंट्री के वेल्थ का, जो कि बिल्कुल ही अपने आप में एक डायकोटॉमी है। जब अगर हम इसको देखें नॉमिनल चीज़ों से, क्योंकि नॉमिनल चीज़ ही डिसाइड करती है हमारे कि भाई कितनी आपकी जो जीडीपी है, क्योंकि हमें प्राइस एक फैक्टर है। ओके, ओके। सो इन्होंने कहा कि जो ग्रोथ है ऑफ एन इकोनॉमी वाज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, एडवांस इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इन्होंने बस इसका ये मानना था कि अगर किसी भी कंट्री का अगर हमें वेल्थ को बढ़ाना है तो रियल फैक्टर से होगी, और वो क्या क्या है कि टेक्नोलॉजी को बढ़ाओ, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को बढ़ाओ, लैंड कैपिटल वगैरह वगैरह, ठीक है। मनी प्लेड अ रोल ओनली द फैसिलिटिंग द ट्रांजेक्शन एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज, ये सिर्फ मीन्स ऑफ एक्सचेंज है, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है। तो क्लासिकल ने ज़्यादा स्ट्रेस किया रियल फैक्टर्स पे, ठीक है। और इसका बिलीव था कि जो एफिकेसी होता है ऑफ फ्री मार्केट मैकेनिज्म्स, कि फ्री मार्केट होना चाहिए, ठीक है, जो कि मर्केंटलिज्म का अपोजिट था। मर्केंटलिज्म में स्टेट पे उन्होंने बात की कि पूरा कंट्रोल स्टेट के हाथ में होना चाहिए, बट क्लासिकल ने कहा कि नहीं, स्टेट की कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्टेट की कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ इसकी क्लासिकल थियरी, कि क्लासिकल थियरी आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका जो मैंने एजम्पशन, जो मैंने अभी 5-6 बात किया, उसमें क्या था कि ऑक्शन मार्केट मतलब जो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन ये भी था, और फ्लेक्सिबल वेज एंड प्राइसेस, इससे मेरा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, जो कि वॉलेंटरली सेल्फ एडजस्टिंग मार्केट एंड द मार्केट क्लियर्स मतलब कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ऑलवेज इक्विलिब्रियम पोजीशन। और एक सेल्फ एडजस्टिंग मार्केट की मतलब अगर सपोज कि दिस इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट, अगर किसी पॉइंट पे सपोज की इकोनॉमी घट के अगर यहाँ पे आ गई, अगर उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाना हो तो ऑटोमेटिकली जो ही चले जाता है, ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मानना। क्लासिकल के ये थे, ठीक है, बिलीव थे, इसके एजम्पशन थे। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि लेबर मार्केट्स, गाइस, लेबर मार्केट्स, ठीक है, तो इन्होंने लेबर मार्केट्स के बारे में बात की क्लासिकल। गाइस, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू द मार्जिनल लेबर कॉस्ट। इन्होंने लेबर डिमांड के बारे में कुछ कहते हैं क्लासिकल। इन्होंने ये कहते हैं, सपोज गाइस कि मैं एक कुरकुरे का पैकेट बना रहा हूँ, सपोज कि मैं एक फर्म हूँ और मैं कुरकुरे का पैकेट बनाया जिसका मार्जिनल कॉस्ट सपोज कि 5 रुपया है। ओके, ओके गाइस, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल, क्लासिकल का बिलीव क्या था कि लेबर पे था ना, कि जो बना रहा है मतलब वो कैपिटलिस्ट पे था, ठीक है, कैपिटलिस्ट पे था कि कोई स्टेट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्लासिकल ये बोलते हैं कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, अगर उसकी मार्जिन कॉस्ट 5 रुपीज़ है तो इसको बनाया कौन? लेबर, ठीक है। तो आप इस लेबर को दे दो ना ये 5 रुपया, जब ये 5 रुपया दोगे तो लेबर कॉस्ट लगा ना आपको, तो उसी को हम लोग बोलेंगे मार्जिनल लेबर कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। सपोज कि मुझे कुरकुरे का पैकेट बनाने में मुझे लगा 5 रुपये,
मार्जिनल कॉस्ट में 5 रुपया। तो मैं ये 5 रुपया किसको दिया? जो मेरे फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहा था मैं उसी को तो दिया। तो ये 5 रुपया उसको मिला तो उसका तो बेनिफिट हुआ, उसको दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल लेबर कॉस्ट। ठीक है, ओके। सो 5 = 5। ओके। तो गाइज अगर मैं एक कुरकुरे के पैकेट बनाता था, सपोज कि अब मैं 10 कुरकुरे के पैकेट बना रहा हूँ, ये 5 मेरा मार्जिनल कॉस्ट है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज मेरा क्वांटिटी, कि मैं कितने क्वांटिटी प्रोड्यूस किया। गाइज ये जो मेरा 50 रुपीज़ है, अब मैं किसको दूंगा? लेबर को ही तो दूंगा यार। तो ये लेबर का क्या बनेगा? वेज, डब्लू। ओके गाइज, ये मेरा क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया 10, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एमपीएन। एमपीएन एडिशनल आउटपुट, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय द एडिशनल यूनिट ऑफ द लेबर, यही तो एमपीएन होता है। तो मैं क्या इसको एमपीएन बोल सकता हूँ? ठीक है। और ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट है गाइस, अकॉर्डिंग टू द परफेक्ट कंपटीशन ये प्राइस इज इक्वल टू एमसी होता है। तो ये मेरा पी इक्वल टू एमसी हो गया और ये मेरा वेज हो गया। ओके। तो गाइस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? जस्ट, ठीक है, ओके। तो ये मेरा क्या था गाइस? दैट इज 5 × 10 = W था। ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट था। ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल होता है? प्राइस। कब? कॉम्पिटिटिव मार्केट के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे P लिख सकता हूँ इनटू ये मैं MPL लिख सकता हूँ कि मैंने एडिशनल इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, दैट इज W। सो MPN इज इक्वल टू W/P में लिख सकता हूँ, दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन गाइस, वही होती है, दैट इज सी दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन गाइस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉर्म्स है वो हायर अप टू द पॉइंट वेयर द दिस W/P यूनिट तक ही जो है वो हायर कर सकेगा, इससे ज़्यादा वो नहीं। ठीक है, इससे ज़्यादा अब जो है वो हायर नहीं कर सकता है, दैट इज द W/P। ओके, ओके, ठीक है। W/P to the workers and that workers to hire that workers। हो गया। अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर फर्म्स जो है डिमांड नहीं करेगा लेबर्स को, बोलेगा कि नहीं अब मेरा क्षमता जो है W/P तक ही है, मैं अब इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। ओके, कि सपोज दिस इज माई द डिमांड फेसेस, तो मैं अगर इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर मैं लेता हूँ, तो अगर ये मेरा इक्विलिब्रियम रियल वेज है, तो इस रियल वेज पे इतना लेबर एम्प्लॉयमेंट होगी हमारे नेशन में। ठीक है, और एम्पियन को रियल वेज से यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। गाइस मेरा क्या था? एम्पियन, एम्पियन इज इक्वल टू W/P। ठीक है, ओके। गाइस अगर मैं फर्म हूँ, सपोज कि मेरा एक फैक्ट्री है, तो मैं क्या चाहूँगा गाइस कि वेज कम हो। यार मैं लेबर को अगर अगर वेज कम होगा तो मैं ज़्यादा डिमांड करूँगा ना। ठीक है, तो इसीलिए नेगेटिव रिलेशन होता है कि अगर वेज अगर कम होगा तो मैं लेबर डिमांड ज़्यादा करूँगा, नेगेटिव, इसीलिए इसका नेगेटिव रिलेशन है। गॉट इट। उसी तरह से गाइस अगर मैं सप्लाई की बात करूँ, सपोज कि अगर अगर मैं लेबर हूँ, तो मैं चाहूँगा कि यार जितना ज़्यादा वेज बढ़ेगा उतना ज़्यादा मैं अपने लेबर सप्लाई दूंगा, इसीलिए पॉजिटिव रिलेशन आता है। और जब दोनों NS और ND जब दोनों मिल जाए, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। दोनों को अगर आपस में इक्वल कर देंगे कि सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, तो इससे मेरी जो आउटपुट होगी और एम्प्लॉयमेंट होगा वो मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है रहेगी। कौन कहा गाइस? क्लासिकल ने कहा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल की आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट जो है किस पे डिपेंड होती है गाइस? ठीक है, किस चीज़ों पे डिपेंड होती है? कि लेबर सप्लाई, साइज ऑफ द लेबर फोर्स हमारी कितनी है, इससे भी हमारी डिपेंड होती है। क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ना, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ना, दिस दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। NS इज इक्वल टू ND, तो ये NS पे डिपेंड है, ND पे डिपेंड है, और हमारी प्रोडक्शन फंक्शंस पे, मतलब कितनी टेक्नोलॉजी, कितनी हमारी स्टॉक ऑफ जो है चेंजेस है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे जो है गाइस ये डिपेंड होती है। तो गाइस अगर मैं इसके ग्राफ बनाऊंगा, NS जो कि मेरा पॉजिटिवली स्लोप था, अगर वेज बढ़ेगा तो NS भी बढ़ेगा, सो दैट इज पॉजिटिवली स्लोप।
उसी तरह से जो मेरा डिमांड था ये अगर वेज अगर बढ़ेंगे तो मैं डिमांड कम करूँगा, तो इसीलिए उसका नेगेटिवली स्लोप है। और जहाँ जो है मेरा लेबर डिमांड इज इक्वल टू लेबर सप्लाई आएगा, दैट इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो इस तो एम्प्लॉयमेंट लेवल मेरा कितना होगा N1, और मेरा रियल वेजेस, तो ये मेरा रियल वेजेस है और ये मेरा क्या एम्प्लॉयमेंट लेवल है। ओके, सो दैट इज W/P। तो अगर गाइस अगर आपको कोई पूछे कि अगर वेज 2 टाइम्स बढ़ा, अगर प्राइसेस को भी अगर 2 टाइम्स अगर बढ़ाया दिया जाता है तो क्या मेरा रियल वेज पे कुछ इफेक्ट होगा? नहीं, ना मेरा रियल वेज पे इफेक्ट होगा, ना ही मेरा एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट होगा, अगर दोनों को ट्वाइस ट्वाइस से अगर बढ़ाया जाएगा तो। ओके, सो गाइस तो आज मैंने जो 3 थॉट्स को मैंने मेनली डिस्कस किया, मैं क्लासिकल पे और भी जो है वीडियोस लेके आऊँगा, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनीज, ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें भी बाकी हैं। तो आज जो है मैंने जो बात किया, पहला दैट इज़ फिजियोक्रेसी पे मैंने बात किया। ठीक है, फिजियोक्रेसी पे मैंने जो बात किया कि 18th सेंचुरी के टाइम में जो है फ्रेंच इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो है इसका एक बिलीव था कि अगर किसी भी कंट्री को अगर वेल्थ बनना है गाइस, तो आप लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, लैंड एग्रीकल्चर करो और उससे जो गुड्स जो बनेगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल करो। और जब सेल करोगे ना तो उसके प्राइसेस को बढ़ा दो यार, जब अगर प्राइसेस को बढ़ा दोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप फिर रिच हो जाओगे, आपकी वेल्थ जो है क्रिएट हो जाएगी थ्रू लैंड से। ठीक है, और उस प्रोडक्ट को गाइस बनाती कौन है? लेबर। तो इसलिए लेबर को जो प्रोडक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, लेबर को जो है आप प्रोडक्टिव बनाओ। ठीक है, तब जाके जो हमारा एक बढ़िया सा जो है सोर्स ऑफ नेशनल वेल्थ जो क्रिएट होगी। ओके, इसका ये मानना था। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मैंने फर्स्ट ये बात किया, दूसरा मैंने बात किया गाइस मर्केंटिलिज्म्स पे, कि मर्केंटिलिज्म्स क्या था, कि मर्केंटिलिज्म जो बेसिकली यूरोप से जो है इसकी स्थापना या फिर इसको एक थॉट निकल के आई 16-17 सेंचुरी के टाइम में। ये क्या था कि रूल ऑफ द नेशंस, नेशन स्टेट रूल, ठीक है, किसी भी स्टेट को जो है कैसे चलाया जाए, कैसे रूल किया जाए। तो बेसिकली इसका पहला बिलीव किया था कि यार ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, मतलब कि अगर किसी भी नेशन को अगर आपको वेल्दियर अगर बनाना है तो आप उसकी जो है स्टॉक ऑफ प्रीसियस मेटल से आप उसको डिसाइड करो कि भाई उस कंट्री में कितनी प्रीसियस मेटल है। ठीक है, अगर प्रीसियस मेटल कम है तो वो नेशन फिर कम वेल्थ है, मतलब वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। जितनी ज़्यादा वेल्थ उतनी ही ज़्यादा वो कंट्री स्ट्रांग है, वेल्दियर है। ठीक है, ये इसका मानना था। दूसरा इसका मानना था कि यार स्टेट की कंट्रोल होनी चाहिए, अगर कंट्री को अगर वेल्दी अगर बनना है तो विदाउट स्टेट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसलिए जो है इन्होंने कुछ मेथड बताए कि भाई किसी भी नेशन को वेल्थ जो है हम लोग 3 प्रोसेस या फिर 3 मेथड की, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज, और जो है ऐसी कॉलोनीज को बनाओ जो कि एक्सपोर्ट मार्केट्स क्रिएट कर सकती है। ठीक है, फिर मैंने बात किया गाइस क्लासिकल मॉडल्स पे। तो मैंने कुछ इकोनॉमिस्ट को देखा जो कि क्लासिकल से थे, फिर 2 न्यू क्लासिकल का देखे, फिर हम लोगों ने एजम्पशन बात किया फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की, किसी भी पॉइंट पे इकोनॉमी जो है ऑलवेज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहती है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि जो मेरी क्षमता थी 100 क्विंटल राइस प्रोड्यूस करने की, मैं उतना प्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज़ द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। दूसरी क्या था कि सेल्स लॉस, कि अगर मैं 100 क्विंटल राइस अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो जितने भी कंज्यूमर है, हाउस होल्ड्स है, वो सारे के सारे डिमांड कर लेंगे। ठीक है, और तीसरा क्या था कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, सपोज कि मैं किसी फैक्ट्री पे काम कर रहा था, ठीक है, लेकिन जो किसी कारण मेरा वेज घटा दिया गया, तो मैं चाहूँगा कि नहीं अब मैं काम नहीं करूँगा, मेरी इच्छा से काम है लेकिन मैं काम नहीं कर रहा हूँ, दैट इज़ वॉलंटरीली। बट इनवॉलंटरीली ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता है कि आपको काम मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये उसका मानना था। फिर हम लोगों ने बात किया प्रेडिक्ट इंफॉर्मेशन के बारे में, जो सेल्फ एडजस्टिंग टेक्निक के बारे में मैंने बात किया। फिर मैंने क्लासिकल डायकोटोमी के बारे में बात किया। क्लासिकल डायकोटोमी बेसिकली आपको जो है रियल और नॉमिनल चीज़ों के बारे में कॉन्ट्राडिक्ट देती है। कैसे? क्योंकि जो क्लासिकल ने जो बात की रियल फैक्टर्स पे बात की, ठीक है, पॉपुलेशन पे, टेक्नोलॉजीज पे, कैपिटल फैक्टर पे, फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शंस पे, ये रियल चीज़ों पे इन्होंने बात की। और मनी
को जो इन्होंने कोई रोल नहीं दिया मनी को, सिर्फ इन्होंने बोला है कि मनी इज ए ओनली फॉर द ट्रांजेक्शन, ये सिर्फ ट्रांजेक्शन के लिए काम आता है। बट गाइज अगर आपको किसी भी कंट्री के, अगर आपको वेल्थ को अगर डिसाइड करनी है तो उसके जीडीपी से आप डिसाइड करेंगे ना, और जीडीपी में नॉमिनल फैक्टर्स आती है P/Y, तो फिर कहाँ हुआ, तो कॉन्ट्राडिक्ट तो हुआ ना। सो ये बहुत बड़ी इसमें डायकोटॉमी है। ठीक है, तो मैंने ये बात किया, फिर मैंने क्लासिकल थियरीज पे बात किया, वो मैंने बात किया, फिर मैंने MPN इज इक्वल टू WP, ठीक है, MPN, और मैंने मार्जिन को, दैट इज माई इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, ओके। तो और फिर मैंने डिमांड WFP और सप्लाई पे मैंने बात किया, और जो कट किया दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओके। सो होप गाइस कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट ऑप्शन पे लिख सकते हैं, और आई होप कि ये सेशन अच्छा रहा होगा। ओके गाइस, थैंक यू।